नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व न जो सिर्फ अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट विशेषज्ञ हैं, बल्कि मानवता, कौशल और इसी के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व का संगम का प्रतीक है जिसके लिए सभी लोग एक चाहत रखते हैं। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने हाल फिलहाल में एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो कि बहुत ही जटिल और जोखिम भरा था, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका हमारे चैनल पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिला और आपके द्वारा भी बताया गया कि हाल फिलहाल में आपने एक ऐसी सर्जरी की है जो कि बहुत मुश्किल थी। तो ये सर्जरी किस तरह की रही है? क्या कुछ कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी हैं? आपके सामने क्या कुछ चुनौतियां रही है? हाँ मैडम, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली में एंडोवेस्कुलर क्वाइलिंग होता है, जो कि हम लोग ब्रेन की नसें होती हैं जिसमें कि नसें फूल जाती हैं, जिसको हम लोग इंट्राक्रैनियल ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये एन्यूरिज्म जी। जो होते हैं एक्चुअली में इनका इतने कि थोड़ा सा भी अगर बीपी बढ़े तो ये तुरंत फट सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त फट सकते हैं। ये एक ब्रेन की बहुत ही सीवियर इमरजेंसी है जिसे हमें तुरंत टैकल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसमें एक्चुअली में दो तरह से किया जा सकता था। एक तो ओपन करके जिसमें हम पूरा ब्रेन खोलते हैं, और ब्रेन खोल करके फिर हम जा करके वो जो सैक होता है, एन्यूरिज्म होता है, उसको हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। जो मैं किया हूँ ये इलाहाबाद है, पूरा न्यूरो सर्जरी में। और इसमें हम लोग एक तार हम तार से जाते हैं, एक हमारी जो फीमोरल आर्टरी होती है जांघ के द्वारा, और हम उसमें ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में वायर के थ्रू जो सैक होता है एन्यूरिज्म, हम उसको वहां पे कॉइल डाल करके ब्लॉक करते हैं। इसमें चैलेंजिंग की बात कहूँ तो ये बहुत ही चैलेंजिंग केसेस होते हैं, क्योंकि जब हम हो सकता है कि जब हम पेशेंट को शुरू से अगर मैं बताऊं तो जब पेशेंट को हम लोग इंटुबेट करते हैं, इंटुबेशन से लेकर के लास्ट मोमेंट तक कभी भी ये एन्यूरिज्म फटने के चांसेस रहते हैं। अगर ये एन्यूरिज्म जी। फट गया तो तुरंत ऑन स्पॉट पेशेंट की डेथ होती है, फिर आप बचाने के कोई चांसेस नहीं बचता है। जैसे कि हम लोग जब पेशेंट को बेहोश करते हैं, टेबल में लेते हैं, उस समय अगर बीपी थोड़ा सा शूट कर गई तो फटने के चांसेस रहते हैं। या जिस समय हम तार डालते हैं तो तार से हम वहां पे एन्यूरिज्म तक जाते हैं, पूरा लंबा पाथवे होता है, जांग से पेट के थ्रू होते हुए फिर हम गर्दन के थ्रू होते हुए ब्रेन के अंदर घुसते हैं एक तार के द्वारा। जी। फिर वहां पे हम लोग जब उसको वायर को अंदर निगोशिएट करता है, वो निगोशिएशन जो होता है एन्यूरिज्म के अंदर जाना मेन आर्टरी से बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सेस होता है वो हमारा बहुत नीचे होता है, और वायर होती है, फिर उसी से हमको अंदर जाना पड़ता है किसी तरह से वेट देख करके। तो इस जी। दौरान भी एन्यूरिज्म के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या जब हम एन्यूरिज्म में अंदर जाते हैं और फिर वहां पे जब हम कॉइलिंग करते हैं या मैं वहां पे कॉइल डालता हूँ, उस समय भी कॉइल की वेट की वजह से या प्रेशर, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ जाए अंदर का कॉइल एन्यूरिज्म का, तो भी फटने के चांसेस रहता है। सो जी। ये सब सारी का मत डिफिकल्टीज होती है उसपे, जो बहुत ही डिफिकल्ट जी। होता है और संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। जी। राजेंद्र जी, ये जो आपने बताया है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या कारण होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक पेशेंट के अंदर? मैडम, हाँ मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली भी ये मेनली जो होते हैं हाइपरटेंसिव, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीपी की शिकायतें होते हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या कोई उनको कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल आर्टरी होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उस पे एक आउट पाउचिंग हो जाती। आउट पाउचिंग की बात करूँ तो एक जगह पे वो पूरी फूल जाती हैं। तो फूलने की वजह से उनकी जो वाल होती है, दीवार होती है, वो दीवार इतनी पतली हो जाती है, इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि कभी भी फट सकती है, एनी टाइम वो फट सकती है। तो इसका जो कॉजेज होते हैं मेनली क्या, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये होते हैं। बाकी कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग पेशेंट्स होते हैं, उन पे होते हैं ये। जी। राजेंद्र जी, इसके बचाव किस तरह से किए जा सकते हैं? अगर पेशेंट इन सारी चीजों से बचना चाह रहा है तो एक हाइपरटेंशन के अलावा और क्या कुछ रास्ता है जिससे जो सभी पेशेंट होते हैं वो इतनी दूरी तक ना पहुंच सके? मैं ये कहूंगा कि पेशेंट को डे टू डे रेगुलरली अपना बीपी चेकअप कराना चाहिए, अपना शुगर कराना चाहिए, अपना थायराइड कराना चाहिए, और अपने जो भी रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है वो 6 मंथ में अपना एक चेकअप कराते रहना चाहिए। बीपी तो हमेशा एक बार मेजर करवाते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक डेडली बीमारी है जो कभी भी पेशेंट को लॉस हो सकता है। और रेगुलर एक्सरसाइज और जो हमारा
डाइट है, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जैसा जिसमें जो फैटी डाइट होती है, फैटी डाइट का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। या जो इस सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उस पे। तो हमें डाइट पे भी ध्यान रखना है, हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, जिससे अब ये बहुत मतलब बचा जा सकता है इन सब चीजों से। और रेगुलर जी एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। राजन जी, जब एक पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, जैसा कि आपने बताया न्यूरो सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसके बाद एक पेशेंट को स्टेबल होने में लगभग कितना समय लग जाता है पहले की तरह ही? जी मैडम, बहुत जी मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। मैं बताना चाहूंगा कि मैडम ये जितना डिफिकल्ट होता है और ये सक्सेसफुल भी होते हैं, सक्सेस होता है। मैं अपना जो पेशेंट ऑपरेट किया था, अभी फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे किया है, पेशेंट को मैंने जी शनिवार की रात में ऑपरेट किया था और मैंने संडे की इवनिंग में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया हूँ, और पेशेंट मेरा घर आराम से चल करके गया हुआ है। इसमें कोई किसी तरह का चीरा नहीं लगता है, किसी तरह का कोई टाँका नहीं लगता है। पेशेंट का जैसे ही कॉइलिंग हुई, पेशेंट को आप डे 2 या डे 1 में आराम से आप पेशेंट चल करके अपने घर जाता है और आराम से अपना पूरा डे 2 डे उसकी जो रेगुलर लाइफ विद इन 7 डे या 8 डे में अपने रेगुलर डे 2 डे वर्क अपना कर सकता है पेशेंट्स। जी। राजन जी, अगर पेशेंट मान लेते हैं इस स्टेज तक पहुंच जाता है, तो वो कैसे एक सही डॉक्टर के पास पहुंचे, कैसे एक सही रास्ते पे जाए? हाँ, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जन्स हैं अभी कुछ ही जगहों पे अवेलेबल हैं। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ जाना है और किसके पास जाना है और हमारा ट्रीटमेंट कहाँ पे सही होगा। तो जी अगर हम इस सही जगह पे पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज संभव है और इलाज हो जाता है। तो डिपेंड करता, जी जो ये ब्रेन की बीमारियां हैं तो ऑलमोस्ट कि न्यूरो न्यूरो के ही डॉक्टर ट्रीट करेंगे और न्यूरो वाले ही देखते हैं, तो न्यूरो सर्जन्स होते हैं। तो न्यूरो सर्जन्स को तो पता रहता है, तो वो सही जगह पे जो अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो सही न्यूरो जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनके पास रिफर कर दिया जाता है। जैसे कि अभी तक प्रयागराज में भी यही होता था कि पेशेंट्स आते थे तो रिफर कर दिया जाता था बाहर के लिए। बट अभी मैं आ गया हूँ, चूंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि पेशेंट्स आएं और मैं अपने पेशेंट्स का भला कर सकूं और उनके लिए मैं ये सब चीजें कर सकूं। जी। राजन जी, जैसा कि नॉर्थ के आप पहले डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने एक ऐसी न्यूरो सर्जरी की है, तो इसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि जिस चीज के लिए पेशेंट को बाहर भेज दिया जाता था, अब उनके ही क्षेत्र में उनके स्थान पर ऐसी सारी सुविधाएं पेशेंट को मिल रही हैं। मैडम, मुझे तो बहुत खुशी फील हो रही है क्योंकि मैंने ये केस किया और मैं बाहर से पढ़ करके आया, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैं पढ़ करके आया हूँ। वहाँ पे ये प्रोसीजर बहुत होते थे और काफी केसेस भी मैंने वहाँ पे किया, और मैं आया और मैं यहाँ पे करना स्टार्ट किया और मुझे मेरा केस सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छे से मेरा पेशेंट गया। और मौका मिलेगा तो मैं जी पेशेंट को भी दिखाऊंगा। तो मैं तो जी बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं और इससे बेस्ट से बेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी न्यूरो में है, जो हमारे पेशेंट्स सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं या जिनको हम लोग बाहर भेजते थे, दूर जाते थे पैसे की कमी की वजह से या किसी टाइम की कमी की वजह से, वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे और ट्रीटमेंट नहीं ले पाते थे। मैं पूरा कोशिश करूंगा और अपना पूरा 100% दूंगा कि मैं अपने मरीजों का ट्रीट करूं और ये बेस्ट टेक्नोलॉजी को मैं लोगों पे अप्लाई करूं और वो इसका लाभ उठाएं और उनको फायदा हो इस चीज का, और पेशेंट भी जी मेरे सिर्फ सब तक इसका ट्रीटमेंट पहुंचे। जी। राजन जी, जैसा कि आपने बताया ये एक नई टेक्नोलॉजी है और नॉर्थ में आपने पहली बार किया है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को विश्वास दिलाना कि इससे सभी चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो पेशेंट को मनाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और क्या पेशेंट को इस पे इजिली कैसे विश्वास दिलाया जा सके कि इससे वो बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सके? क्योंकि जो पुरानी चीजें होती थी पहले के हिसाब से अगर बात करें, तो बड़े चीरे लगाए जाते थे, घंटों घंटों ऑपरेशन चलता था, आपने बताया एंडोस्कोपिक तरीके से किया गया है, तो लेकिन पेशेंट को कैसे मनाया जाए इन सारी चीजों के लिए? मैडम, सही काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मरीज को अगर जी हम उसकी सच्चाई बताएं, और हमें देखिए आजकल जो भी चाहे कोई भी मरीज हो, पेशेंट्स हो, वो या अटेंडेंस हो, रिलेटिव्स हो, वो अपने मरीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम मरीज को सही चीजें बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये दिक्कत हो सकती है अगर आप बाहर जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम सोच, जैसे कि बाहर का हम बोलते हैं कि आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। या यहाँ पे हम मरीज को, क्योंकि हमारा आजकल क्या है ना कि फाइनेंस की बहुत इशू होते हैं, तो अगर हम जी पेशेंट को जी ये चीज सही चीज से बताते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर वो उसको छोड़ देता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मैं इसी मरीज की बात करूं, तो ये मरीज मेरे पास जब रात में फोन आया था, तो रात में मेरी इमरजेंसी में आया और मेरे पास फोन आया।
तो मैं मरीज को देखने रात में ही गया, और रात में जैसे ही मैंने उनको देखा, सीटी एंजियोग्राफी कराया, मैं उसको सीटी एंजियोग्राफी में मुझको उसको लेफ्ट पीक आर्टरी यानी एन्युरिज्म में डायग्नोज किया। तुरंत मैंने अटेंडेंट को और उसके घर वालों को समझाया कि देखिए इसमें एक्चुअली में मुझे एक कॉइल डालना, मुझे इसका दो तरह से मैं सर्जरी कर सकता हूँ। एक तो ओपन करके मैं कर सकता हूँ, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि मुझे पूरा ब्रेन खोलना पड़ेगा, और ब्रेन इस खोलने के दौरान भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फिर 8-9 दिन रहना पड़ेगा, आईसीयू में रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन के चांसेस, सारी चीजें। मैं उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया कि मैं एक तार के थ्रू जा करके आपका तो सर्जरी कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सारी जी सर्जरी किया है, मैंने अपना पास्ट रिकॉर्ड भी उनको दिखाया और मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बताया। तो वो लोग रेडी हुए, हालांकि उन्होंने पूरा 12 से लगभग 14 घंटे का टाइम लिया। और वो लेने के बाद जी। फिर उन्हें कहा कि नहीं सर आप तो करिए, जो भी होगा हम देखेंगे। तो उन्होंने फिर फाइनली मान गए और मैं किया, और वो सक्सेसफुल रहा। और अब तो लोग इतना खुश हैं कि अब वो कह रहे हैं कि सर आप जो बोले, हम तो चाहते हैं कि हम खुद बोले सबको कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा न्यूरो सर्जन है जो हम लोगों के लिए खड़ा है हर वक्त। और मैं जी हम लोग मैडम एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मैडम ये जो प्रोसीजर होता है, ये अगर हम आउट ऑफ बाहर जाते हैं तो लगभग इसका काफी कॉस्ट पड़ता है, बट हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे किया कि जो हमारे हार्डवेयर थे, हम लोगों ने उसका बस पैसा लिया और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे किया, जो कि पेशेंट फ्रेंडली था कॉस्ट। जी राजन जी, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो पेशेंट को कैसा महसूस होता है? क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट कैसे समझे कि आगे चलकर उन्हें ऐसी दिक्कतें हो सकती है? शुरुआती लक्षण सीधे शब्दों में कहें तो क्या होते हैं? जी मैडम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैडम, पेशेंट को अचानक, इसमें अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इसमें अचानक इतना तेज दर्द होता है जैसे लगेगा कि उसका सर फट गया है। हम इसको जी थंडर क्लैप हेडेक भी बोलते हैं, अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूं। पेशेंट को लगेगा जी कि मुझे इतना सीवियर दर्द कभी नहीं फील हुआ है। ये इसका जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होता है। बाकी तो उसपे ना उल्टी भी हो सकती है, दौरा भी आ सकते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, क्योंकि जो सैक होता है अगर वो फट गया, पूरा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसमें स्ट्रोक बन जाता है पूरा का पूरा। तो पेशेंट जी कॉन्शियस भी हो सकता है। बट अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा अगर फील होता है, मैं आज आपके मंच से बोलना चाहूंगी, कभी भी किसी मरीज को ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, अचानक से दर्द हुआ है, मैं सो रहा था, मुझे अर्ली मॉर्निंग जो हेडेक हुआ, तो तुरंत किसी न किसी डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए, न्यूरो के डॉक्टर को। जी। राजेंद्र प्रसाद जी, जैसे कि देखने को मिल रहा है तमाम नई सारी तकनीकी आ रही है, आपको भी इस बात से अवगत होंगे आप भी कि रोबोटिक सर्जरी जैसी चीजें भी आ चुकी है, इस समय इंट्रोड्यूस हो चुकी है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी कई अस्पतालों में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सारी तकनीकी आ जाने से डॉक्टर्स को क्या फायदा मिल रहा है? मैडम, मैं कहूँगा डॉक्टर्स को फायदा ये मिल रहा है कि जो हम लोगों को जो, जैसे कि इसी में बात करूँ कि जैसे हम लोग जो ओपन सर्जरी करते थे, अब ये पेशेंट को अगर मैं रखता तो अभी आप सर्जरी करता, 10 दिन मुझे मॉनिटर करना पड़ता, देखना पड़ता, पेशेंट को इन्फेक्शंस के चांसेस रहते, पूरा कट मार्क्स थे, सब कुछ होता। बट पेशेंट मैंने एक दिन पहले ऑपरेट किया और दूसरे दिन पेशेंट घर चला गया, तो हमारा टाइम, पेशेंट का टाइम बच गया। पेशेंट को जो चाहना काम करना चाहिए, हम लोग भी उसकी जगह पे दूसरा पेशेंट रख करके, जिससे कि आप देखा जाए कि बहुत ही बर्डन है, पेशेंट्स का लोड है, डॉक्टर्स भी जो सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी थोड़ा सा कमी है, तो टाइम भी बच रहा है और पेशेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले की अगर मैं बताऊं तो ये जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे इंट्रोवेस्कुलर कॉइलिंग की टेक बताऊं कि ये तो अभी, तो पेशेंट्स क्या होते थे कि बहुत सारे पेशेंट डाई हो जाते थे या उनकी डेथ हो जाती थी, या हम लोग नहीं बचा पाते थे क्योंकि हमारे पास नहीं था, हम लोगों को नॉर्मली करना पड़ता था। बट अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम यहाँ तक रीच कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, इतना डीप हम लोग पहुंच करके ये काम कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स के लिए जी भी बेनिफिशियल है कि जो बीमारी लाइलाज जिनको बोला जाता था कि हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, हम उनको ट्रीट कर पा रहे हैं। तो जी। ये बहुत बड़ी राजन बात। जी, जैसे राजन जी, जैसा कि आपने बताया कि काफी ज्यादा जटिल ये सर्जरी रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर हम बात करें जटिलता की, तो अगर इन केस सक्सेस नहीं होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मैडम अगर, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। कंसिक्वेंसेस इसका जो मोस्ट डेली कंसिक्वेंसेस की, अगर इंट्रा ये अगर फट गया, अगर ये फट जी गया तो पूरा ब्लीड करके ब्रेन को भर देता है, फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी आर्टरी होती हैं, वेसल्स होती हैं मोटी मोटी। बट फिर भी क्या, जी एज ए न्यूरो सर्जन हम लोग क्या एक्सपर्ट होते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली उसको ब्लॉक करते हैं। हम लोग उसको ब्लॉक कर जी लेते हैं या ओपन करके हम लोग उसको क्लिप करके हम लोग बचा लेते हैं, और हम बचाने की कोशिश पूरा करते हैं। तो एक डेडली कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन छोटे मोटे, जैसे कि हमने कॉयल डाल दिया, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा हाइड्रोसिप्टस हो पोस्ट ऑप में।
तो ये सब चीजें जो भी होती हैं वो मैनेजेबल होते हैं, लास्ट सारी मैनेजेबल होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो कि कोई ऐसा जिसको मैनेज हम लोग नहीं कर सकते। न्यूरो सर्जन उसको सब कुछ मैनेज कर सकता है, जो इंडोवास्कुलर सर्जन है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो वो मैनेज किया जा जी सकता है जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी। राखी, अंत में आप सभी लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके उन पेशेंट को जिनको ये दिक्कत होती है, और इसी के साथ जो आम लोग हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा अपने प्रयागराज वासियों को, या जो भी मेरे पेशेंट्स है, आम पब्लिक है, कि ब्रेन की बीमारी लगभग सारी क्योरेबल हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि मैंने जो पहले बताया, सर दर्द है, उल्टी जी है, दौरा आ रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना सही से सही समय इम्पोर्टेंट है जी न्यूरो सर्जरी में। आप आराम आप सही डॉक्टर को दिखाइए और बात ये करिए, और अपना पूरा इसका इलाज संभव है और हम इलाज किया जा सकता है। अगर ऐसी बीमारी जो कि इतनी क्रिटिकल, जो कि हम बाहर उसको भेजना पड़ता, हो सकता है हमें आउट ऑफ दिल्ली भेजना पड़ता, मुंबई भेजना पड़ता, बट आज हमारे शहर में वो हो रहा है। तो ठीक हो गई, जी पेशेंट गई, पेशेंट के घर वाले पूरे होते। तो मैं कहूंगा कि जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम से कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स को इमीडिएटली दिखाएं, लापरवाही ना करें। लापरवाही की वजह से जान जा सकती है। और आप सही समय से डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं तो हम पूरा बचाया जा सकता है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ट्रीट नहीं की जाती। न्यूरो सर्जरी के बारे में बहुत ही ज्यादा लोगों के दिमाग में वो है कि नहीं, न्यूरो में पेशेंट बचता नहीं है, ये होता है, और अगर सर्जरी करा लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है। पहले का अलग था, बट अब चीजें हम लोग बहुत ही रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग फील्ड है, पूरा हम लोग सीख करके आए हैं। और सारे डॉक्टर्स हमारे जितने हैं, हर जगह से जहाँ पे से संभव होता है, हम लोग फॉरेन भी जाना पड़ता है तो हम लोग वहां से भी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और लाते हैं। तो हर एक चीज का आप सही इलाज है और सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं। तो ये सब अपने जो जी भी कंफ्यूजन्स हैं, जो फॉल्स आप लोग के अंदर, वो सब हटाइए, छोड़िए और काम करिए, और आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। जी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि अब टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की वजह से अब बहुत सारी ऐसी चीजें संभव है जो कि असंभव मानी जाती थी। देखने को मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े बड़े जो ऑपरेशन थे, सर्जरी थी, वो अब कुछ ही घंटों में हो जाती है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो रही है। लेकिन इसी के साथ किसी को भी अगर सरदर्द हो रहा है या किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाकर एक सलाह लें, क्योंकि अब हर असंभव कार्य के पीछे एक संभव चीजें भी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजन जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।